ओम कोचिंग संस्थान में आपका स्वागत है। ओम कोचिंग संस्थान अजगरा में अवस्थित है। हम लोग इतिहास के कुछ टॉपिकों का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसके आधार पर आज का जो हमारा टॉपिक था वो है अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य। इसके अंतर्गत हमारे पास कुछ सब टॉपिक्स हैं, जिसके तहत अंग्रेजों ने किस प्रकार तरह तरह के क्षेत्रों पर कब्जा किया, और उसी क्रम में हमारे पास मैसूर एक क्षेत्र हुआ करता था जहाँ पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया, और उसी के विषय में हमने यहाँ एक चार्ट के जरिए भारत पर कैसे अंग्रेजों ने मैसूर भारत पर कब्जा किया, उसके साथ साथ मैसूर को भी कब्जे में लिया, और उसमें कौन कौन सी संधियाँ हुई, हैदर अली कौन था, टीपू सुल्तान कौन था, उनका व्यक्तित्व कैसा था, हम इन सब के बारे में एक संक्षिप्त में विश्लेषण करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि आज के टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसे हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर हमें इसे समझना होगा तो अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य ये हमारा मेन टॉपिक है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया कि कैसे हम अलग अलग टॉपिक्स के जरिए इसको देख रहे हैं। अब अंग्रेजों ने कब मैसूर पर आधिपत्य किस तरह से हुआ, अंग्रेजों का मैसूर पर आधिपत्य किस तरह से हुआ, अगर इस चीज को हम समझेंगे हमें यह पता चलेगा कि मैसूर एकाएक मैसूर पर आधिपत्य अंग्रेजों का नहीं हो गया। उसके क्रम में अंग्रेजों ने सबसे पहले आपको मैंने बताया कि अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों, जैसे कि सबसे मुख्य प्रतिद्वंदी जो फ्रांस था, फ्रांसीसी थे, उन्होंने फ्रांसीसी जो कंपनियां थी उनको परास्त किया और अपने मुख्य प्रतिद्वंदी को खत्म किया। इसके क्रम में अंग्रेजों ने पहले से ही इसकी शुरुआत कर दी थी। अंग्रेजों ने अब तक अपने प्रमुख यूरोपीय प्रतिद्वंदी फ्रांसीसियों को बंदीवास के युद्ध में 1760 ईस्वी में परास्त कर दिया है। ये एक घटना 1760 ईस्वी की है। उसी के पैरेलल में मैंने जब बार बार कहा है, जब भी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो एक ही समय में कई सारी घटनाएं अलग अलग क्षेत्र में घटित होती हैं, भले ही वो पूरा भूभाग एक जैसा हमें दिख रहा हो। तो भारत के दूसरे क्षेत्र मैसूर में 1761 का समय है, जहां पर वाडियार वंश का शासन चल रहा था, और इसके जो शासक थे चिक्का कृष्णराज, और इनके मंत्री नंदराज और देवराज हुआ करते थे। तो नंदराज जो है और देवराज ये मुख्यमंत्री थे। इनके समय में ही 1761 में ही क्या हुआ कि उसी समय मराठों और निजामों का आक्रमण का खतरा भी बना रहता था, और इनकी चिक्का कृष्णराज की सेना में एक प्रमुख सैनिक हुआ करते थे जिन्हें हम हैदर अली के नाम से जानते हैं, और इनकी सैनिक योग्यता बहुत ही अदम्य थी और बहुत ही सराहनीय थी। इसी के चलते आगे चल के 1761 ईस्वी आते आते क्या कर लिया, इन्होंने अपनी कुशल सेना नेतृत्व के जरिए मद्रास पर क्या कर लिया, शासन को अपने अधीन कर लिया। और इसी के क्रम में यहाँ पे हैदर अली ने क्या किया, 1761 में नंदराज को मार करके मैसूर की राजगद्दी पर बैठ गए। अब इसके बाद की कहानी अगर हम देखें, इतनी आसानी से क्या हैदर अली यहाँ पे बन चुके होंगे? नहीं। मैंने आपको बताया मराठों और निजामों का आक्रमण का खतरा बना था। हैदर अली योग्य सेना नायक था, वो इनके क्षेत्र में लोहा लेने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। लेकिन इनके जो ये चिक्का कृष्णराज और नंदराज किस्म के मंत्री थे, ये लालची और लोभी किस्म के हुआ करते थे, और ये इतने सबल नहीं थे। तो इसी क्रम में आपको मैंने बताया कि 1761 का कालखंड है। इसी 1761 में भारत में एक महत्वपूर्ण घटना घट रही है, पानीपत का तृतीय युद्ध। आप जब भारत की स्थिति को देखेंगे तो यहाँ शाह आलम द्वितीय का क्या चल रहा है, शासन चल रहा है। यहाँ पर शाह आलम द्वितीय का शासन चल रहा है। मराठों में माधवराव पेशवा हुआ करते थे, जो जिनकी अपनी एक काबिलियत थी, और ये पूरे भारत पर क्या कर रहे थे, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। उसी क्रम में पंजाब में जो अहमद शाह अब्दाली हैं, इनके नेतृत्व के कोई सेना नायक थे, वो अपना शासन चला रहे थे। और उसी क्रम में 1761 में क्या हुआ, मराठे वहां पहुंचे और उनको अपदस्थ करके उनको हटा दिए। और 1761 में अब्दाली और मराठों के बीच क्या हो गया, पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया। पानीपत का तृतीय युद्ध हो गया। अब ये बहुत बड़ा युद्ध था। यहाँ पे भारत का एक उत्तरी हिस्सा पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। दक्षिण में यानी मैसूर पर जो मराठों का खतरा मंडरा रहा था, वो मराठों का खतरा अब यहाँ पे दक्षिण में न मंडरा करके ये इस तरफ बिजी हो चुके हैं। और इसी के चलते हैदर अली ने अपनी योग्यता को प्रदर्शित करते हुए 1761 में क्या कर लिया, मैसूर पर कब्जा कर लिया, या मैसूर की राजगद्दी को प्राप्त कर लिया। अब मराठे यहाँ पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे पराजित भी हो गए, उनको दोहरा नुकसान हुआ। उनको क्या हुआ, दोहरा नुकसान हुआ। अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम मराठों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, किस तरह से शिवाजी से लेकर के अलग अलग पेशवाओं का समय आया, और पेशवाओं के समय के बाद अलग अलग जो अंग्रेजों के साथ मराठों का संघर्ष हुआ, जो संधियां हैं हम उनको भी समझेंगे, वो हमारे अगले टॉपिक में होगा। लेकिन इसके पहले हम देख लेते हैं कि अंग्रेज ने और क्या किया है।
अंग्रेज ने यहाँ फ्रांसीसियों को हटाया है। उसके साथ ही बंगाल के क्षेत्र में भी अंग्रेजों ने अपना कुछ लोहा मनवाया है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे और ये बहुत ही शक्तिशाली थे। ऐसा नहीं कि बंगाल हल्के में था, बंगाल बहुत ही ताकतवर प्रांत हुआ करता था। उनको इन्होंने परास्त कर दिया था। और मैंने बताया जब ये सारी घटनाएं घट रही हैं और अंग्रेज आंख लगाकर टकटकी लगाकर देख रहे हैं, और जब ये सब घटना घट चुकी है, ये सिराजुद्दौला को हरा दिए हैं, 61 में यहाँ हैदर अली उभर रहा है, ये भी अंग्रेज क्या कर रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। उसके बाद बंगाल की जमींदारी वगैरह कुछ पा चुके हैं अपना हद तक। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं अंग्रेज इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि भारत में जो मुगल, उत्तरवर्ती मुगल हैं, वो क्या कर रहे हैं, मराठे जो कि एक महत्वपूर्ण शक्ति हुआ करते थे उस समय, वो कहाँ बिजी हैं। इन सबको ध्यान में रख के उन्होंने देखा कि मैसूर तो खाली हो गया है, कर्नाटक को हमने देख लिया, फ्रांसीसियों को परास्त कर दिया, अब देख रहे हैं मैसूर तो खाली हो गया है। और जब मैसूर को खाली देखा तो देखा इसको आसानी से हम कब्जे में नहीं ले सकते हैं। इसको कब्जे में लेने के लिए हमें एक संघर्ष करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हैदर अली नामक एक कुशल सेना नायक क्या कर रखा है, अपने अधीन कर लिया है मैसूर को। अधीन करने का मतलब वो वहाँ बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, सेना चला रहा है। और हैदर अली को भी इस बात का क्या चल गया था, पता चल गया था। इन्हीं सब के चलते हैदर अली ने अपनी सेना को सबल बनाने के लिए यही मैसूर क्षेत्र में डिंडीगुल नामक एक स्थान है, जहाँ पर उन्होंने अपना युद्ध खाना वगैरह बनाया, जहाँ पे वो शस्त्रागार वगैरह बनाया, जिससे कि वो अपने सेना को क्या कर सके, आधुनिक बना सके। कौन, हैदर अली। क्योंकि हैदर अली को पता था कि हमें अंग्रेजों से लोहा लेना होगा। अन्य भारत के अन्य शासक जो हैं छोटे क्षेत्रों के, चाहे मराठे हो, चाहे निजाम हो, चाहे बंगाल के नवाब हो, चाहे अवध के नवाब हो और राजपूत क्षेत्र के हों, कोई भी हो, पंजाब के हों, कोई भी शासक ये देखने में विफल है कि अंग्रेज क्या सोच रहा है। लेकिन हैदर अली ने इस चीज को भांप लिया, इसीलिए उसने अपनी कम क्षमता के बावजूद तत्काल ही उसने क्या किया, अपने सेना को आधुनिक बनाने का काम शुरू कर दिया। और इसी क्रम में वो इस चीज में सफल भी रहा, उसने अपनी सेना को सबल भी किया। और इसी क्रम में क्या हुआ, अंग्रेजों से नहीं रहा गया, अंग्रेजों ने हैदर अली के खिलाफ क्या कर दिया, युद्ध छेड़ दिया। आपको पता होगा बक्सर का युद्ध इन्होंने जीत लिया है। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने 1764 तक जीत लिया है। 2-3 साल का उन्होंने रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद अब उन्हें लगा कि हमारी शक्ति इनसे ठीक ठाक है, हम इनसे अब लोहा ले सकते हैं। तो अंग्रेजों ने तुरंत 1767 में क्या कर दिया, आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है, हैदर अली के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। और 2 साल तक के चले इस संघर्ष में मद्रास की संधि हुई। लॉर्ड वेरेलस्ट उस समय का क्या हुआ करता था, एक क्षेत्रीय गवर्नर हुआ करता था, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल नहीं होते थे, बंगाल का गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, इसी के नेतृत्व में क्या हुआ, इस क्षेत्र में ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और इसमें हैदर अली विजयी रहा। लेकिन अब जाहिर सी बात है, इनकी अंग्रेजों की सेना और इनकी ताकत बढ़ चुकी है और ये अपने आप को सबल भी दिखा चुके हैं। तो आप जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये जो संधि हुई है उसमें हैदर अली को नुकसान हुआ है। और हैदर अली भी कहीं ना कहीं चाहता था कि संधि हो जाए और थोड़ा शांति मिले, जिससे कि मैं अपने आप को मजबूत कर सकूं। तो दोनों सहमत हो गए और संधि हुई। इसी के जस्ट बाद कुछ समय तक शासन चलता रहा, लगभग 10 साल तक। उसके बाद 1780 आते आते तमाम तरह की चीजें घटित होने लगी, हैदर अली और मजबूत हो रहा है। अंग्रेजों का भी ये लग रहा है कि कहीं मराठों के साथ साथ हमारे पास हैदर अली नामक ये जो व्यक्ति है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजर न पैदा हो जाए हमारे दक्षिण क्षेत्र में, और हम इसे कैसे संभालेंगे। इन सब चीजों से निपटने के लिए 1780 से 84 के बीच देखिए 4 साल का समय चल रहा है, लगभग 4 साल तक ये संघर्ष चलता रहा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना गया। और 1784 में एक मैंगलोर की संधि हुई और इसी संधि के दौरान मतलब द्वितीय युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई, आप ऐसे कह सकते हैं कि खराब किस्मत है कि हैदर अली की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। लेकिन इसके बाद भी उसका जो बेटा अल्पवयस्क था, लेकिन वो बहुत ही अच्छा शासक था और बहुत ही अच्छा सेना नायक था, टीपू। ठीक है, और इसने तुरंत युद्ध भूमि में ही अपना क्या कर लिया, युद्ध चल रहा है उसी के दौरान मरने के बाद तुरंत इसने क्या कर लिया, तुरंत अपना कमान संभाल लिया। मतलब ये हो गया कि हाँ एक शासक है। और अंग्रेज 4 साल तक लड़ते लड़ते काफी थक चुके थे। और जब टीपू को देखे कि उनका बेटा भी भले अल्पवयस्क है लेकिन वो खड़ा हो गया है, तो तुरंत अंग्रेजों ने क्या किया, संधि का प्रस्ताव किया और ये मंगलोर की संधि के नाम से जाना गया। और टीपू सुल्तान के साथ ये संधि हुई। अब टीपू सुल्तान ने भी अपने मतलब आप कह सकते हैं दूरगामी था, ये दूरगामी था। अभी इसका नाम टीपू, आगे चल के टीपू ने क्या किया,
अपने नाम के आगे सुल्तान की उपाधि धारण की, जिससे मराठे और निजाम भी इनके खिलाफ हो जाए। क्योंकि जब सुल्तान की उपाधि धारण कर ली टीपू ने, तो सुल्तान बनने के बाद अंग्रेजों ने निजामों और मराठों को भड़काया कि देखिए आपके बगल में ये एक छोटा सा राजा है, ये अपने आप को सुल्तान घोषित कर रहा है। सुल्तान का मतलब क्या होता है? छोटे मोटे राजाओं के ऊपर भी जो शासन करता है। मतलब ये आपको अपने आप को आप सबका शासक बता रहे, जिससे मराठे और निजाम क्रुद्ध हो गए और उन्होंने क्या किया, कोई तरह का समझौता नहीं दिया और अंग्रेजों के द्वारा बांधी गई पट्टी में वो क्या हो गए, लीन हो गए। और अब अंग्रेजों द्वारा दी गई पट्टी को उन्होंने क्या कर लिया, आंख पे बांध लिया। इसके बाद क्या हो गया कि 84 के समय के बाद टीपू सुल्तान ने बहुत सारे काम किए। उसको मैं छोटी सी कहानी के जरिए टेबल खत्म होने के बाद आपको लिखाऊंगा, वो आप समझिएगा। जैसे कि उन्होंने जैकोबियन क्लब की स्थापना की, फ्रांसीसी तुर्की और ईरानियों से उन्होंने संपर्क स्थापित किया। ये जो वो क्षेत्र हैं जो ब्रिटेन के खिलाफ हुआ करते थे, ठीक है, अपने राजदूत भेजे। आधुनिक शस्त्रागार को इन्होंने और ज्यादा सबल किया। तरह तरह की नई मापतौल की मुद्राएं, नापतौल की मुद्राएं वगैरह, नई मापतौल प्रणाली, नया कैलेंडर, उसके अलावा कुछ मुद्रा प्रणालियां भी इन्होंने क्या किया, जारी किया। और हिंदू अन्य जो क्षेत्रीय, ये अपने आप में क्या था, अपने आप में रूढ़िवादी था टीपू सुल्तान, लेकिन फिर भी ये अन्य धर्मों को भी क्या करता था, सद्भाव से देखता था। इसका एक प्रमाण है कि इसने शारदा के श्रृंगेरी के शारदा मंदिर को क्या किया था, सोने का छत्र वगैरह अर्पित किया था, मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये अन्य धर्मों को भी अपने साथ लेकर चलना चाहता था, जिससे कि आम जनता इससे क्या रहे, खुश रहे। और ये सब देखकर अंग्रेज और ज्यादा क्या हो रहे हैं, और ज्यादा उनके अंदर बुलबुलाहट हो रही है। वो सोच रहे हैं कि अगर टीपू सुल्तान अग्रेसिव हो गया और आगे बढ़ गया और ज्यादा शासन कर लिया, तो इसका टैक्सेशन, जनता का प्यार, सब कुछ इसको विश्वास हासिल हो जाएगा और ये एक अच्छा शासक बनेगा और ये हैदर अली से भी ज्यादा अच्छा शासक हो सकता है, ऐसा अंग्रेजों को लगा। और क्योंकि अब मैंने बताया 1780 से 84 आते आते बंगाल के जो गवर्नर हुआ करते थे वेरेलेस, अब ये बंगाल के गवर्नर ना रह करके वारेन हेस्टिंग का समय आ चुका है, जो कि 10 साल बीत चुके हैं। 1772 में ही वारेन हेस्टिंग आ चुका है, रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका है, पूरी तरह से बंगाल पर कब्जा हो गया है। अंग्रेजों के ऊपर क्या हो गया, अंग्रेजों के ऊपर पैसे की बरसात हो रही है, इनकी सेना और मजबूत हो चुकी है, लेकिन फिर भी इनको एक चैलेंजर के तौर पे देख रहे हैं। ठीक है, ये समय बीतते बीतते वारेन हेस्टिंग के समय युद्ध हुआ, टीपू सुल्तान शासक बन चुका है, तृतीय संधि। अब इसी के बाद कॉर्नवालिस का समय आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ पे, बंगाल का दूसरा गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल था बंगाल का दूसरा। और इसी ने क्या किया, इसी ने देखा कि अगर मैसूर और ज्यादा ताकतवर हो गया ये राजा, तो ये तो हमारे लिए बड़ा ही खतरनाक सिद्ध होगा। और क्योंकि ये बहुत ही सुधारक सोच का व्यक्ति था, मतलब ये तरह तरह की प्रशासनिक सुविधाओं में कॉर्नवालिस ने बहुत सारे काम किए, चाहे न्याय क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र में खास करके। ठीक है, कई तरह के टैक्सेशन सिस्टम भी इसने लाया, जैसे कि अस्थायी बंदोबस्त आप कह सकते हैं। ठीक है, उसी के समय में 1790 से 92 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। क्या हो गया, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। और इस आंग्ल मैसूर युद्ध में की संधि करनी पड़ी किसको, श्रीरंगपट्टनम, क्योंकि ये अनिर्णायक रहा। आप ऐसा समझ लीजिए कि ना तो टीपू सुल्तान हटने का नाम ले रहा है, ना तो कॉर्नवालिस, लेकिन अंततः टीपू सुल्तान कमजोर साबित हो गया। साबित मतलब ऐसे समझिए कि टीपू सुल्तान की जो सेना है वो अंग्रेजों का मुकाबला काफी दिन तक की, लेकिन उसने देखा कि अगर अभी थोड़ी सी राहत मिल जाए तो मैं अपने आप को क्या कर लूं, और मजबूत कर लूं। तो यहाँ इन्होंने कॉर्नवालिस के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की टीपू सुल्तान ने, और उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा समय दिया। देखिए 92 के बाद थोड़ा सा समय दिया 6-7 साल का, जिसके तहत इन्होंने फ्रांस की सेना से सहयोग लेना, जैकोबियन क्लब की स्थापना करना, ये सारे काम किए, जिससे कि विदेशों से भी सहयोग प्राप्त हो सके। जो इनके दुश्मन है, किसके, अंग्रेजों के, जो अंग्रेज के विरोधी है, उनसे क्या कर, विदेशियों से भी हम सहयोग प्राप्त कर सके। ये सब देखने के क्रम में नहीं रहा गया और लॉर्ड वेलीजली का समय आ गया। 1799 में अंग्रेजों ने सीधा सीधा टीपू को ऊपर क्या कर दिया, संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि को तोड़ने का आरोप लगाकर क्या कर दिया, हमला कर दिया। और इस हमले में क्या हुआ, टीपू सुल्तान लड़ा और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया और मैसूर पर क्या हो गया, अंग्रेजों का कब्जा हो गया। ठीक है, इस प्रकार से मैसूर अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों ने एक लंबी प्रक्रिया के तहत मैसूर को क्या किया, अपने कब्जे में लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही था, उसे हमने समाप्त किया और आपने देखा कि किस तरह से मैसूर पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो चुका है। हम अगले टॉपिक में मराठों पर किस तरह से मराठों को अंग्रेजों ने सब, मतलब आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने किस प्रकार मराठों को छला
और मराठा जो कि बहुत पूर्ण शक्ति थे उनको भी किस प्रकार परास्त किया, इसको हम अपने अगले टॉपिक के रूप में देखेंगे। अगर आज का वीडियो और आज की कहानी और आज का इतिहास आपको पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।